जय जय श्री कृष्ण। ओम शांति। जय श्री कृष्ण। ओम शांति। वेलकम टू डिवाइन लाइट। सभी दर्शक मित्रों को उत्तरायण मकर संक्रांति की खूब सारी शुभकामनाएं। मकर संक्रांति की इस पवित्र त्योहार पर उसी के बारे में आज बात करेंगे, जिसके लिए मुझे काफी सारा कंफ्यूजन है। हमेशा मैंने सॉल्यूशन के साथ बात की है, आज भी ट्राई करूंगा, लेकिन कहीं पर कुछ ना कुछ छूट रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, हिंदू धर्म के सारे त्योहार जो है वो तिथि के अनुसार आते हैं। वो कौन है जिसने मकर संक्रांति के लिए 14 जनवरी तय कर ली? ऐसा भी नहीं है कि हिंदू धर्म का ये त्योहार अभी कुछ साल पहले बना हो। मकर संक्रांति की बात काफी फेमस है कि भीष्म पितामह ने इस दिन चुना था अपना अपना अपने देह को त्याग करने के लिए। तो उस टाइम पर भी मकर संक्रांति का महत्व था। रामायण में भी एक जगह पर मकर संक्रांति की बात आती है। तो ये आजकल की बात नहीं है, ये जो है त्रेता युग द्वापर युग से चली आई हुई बात है। तो सतयुग में भी शायद होगी। जब द्वापर युग में भीष्म पितामह ने ये दिन चुना अपने दिए त्याग के लिए, तो क्या उस टाइम कोई 14 जनवरी थी? नहीं थी। इंग्लिश कैलेंडर उस टाइम नहीं था। तो क्या था? तो फिर कौन ये बदमाश लोग है, सॉरी मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, जिसने सनातन धर्म पर ये प्रहार किया है? और उसमें कहीं ना कहीं हम लोग भी मिले हुए हैं। हम लोग मीन्स जो अथॉरिटी थी। क्यों हमने ये मान लिया कि 14 जनवरी वो उत्तरायण का दिन होना चाहिए? दूसरा क्वेश्चन, मानो कि किसी ने कह भी दिया कि नहीं 14 जनवरी को ही सूर्य राशि का उत्तर आयन में संक्रमण होता है, चलो मान लिया। तो मुझे ये बताओ कि जब अधिक मास आता है तो एक महीना पूरा बढ़ जाता है, तब ये 14 जनवरी की 14 फरवरी क्यों नहीं हो जाती? ये क्वेश्चन तो लॉजिकल है, शायद आप लोग समझ सके तो सही बात है, न समझो तो कोई बात नहीं, छोड़ देना। लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता ये बात है। क्या प्रयोजन होगा इसके पीछे? कोई भी हिंदू धर्म का त्योहार ले लो, आप दिवाली ले लो, तो आसो महीना के अंत में दिवाली आती है, हम सब जानते हैं। नवरात्रि ले लो, दोनों नवरात्रि, चैत्री नवरात्रि ले लो, आप आसो महीने की नवरात्रि ले लो, कोई भी ले लो, रामनवमी ले लो, कृष्ण जयंती ले लो, जन्माष्टमी बोलते हैं हम लोग, परशुराम जयंती ले लो, हनुमान जयंती ले लो, सिख धर्म के कोई भी त्योहार ले लो। ये उत्तरायण को लोहरी बोलते हैं पंजाब में, उन लोगों को भी काफी सारी शुभकामनाएं। साउथ में उसे बोलते हैं पोंगल। साउथ के जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी सारी शुभकामनाएं। असम साइड पर उसको कुछ आज ही ऐसा कुछ बोलते हैं, आरू, तो उनको भी सारी शुभकामनाएं। अभी एक ही दिन उत्तर आयन सूर्य का परिक्रमा संक्रमण अलग अलग राज्य, अलग अलग परिभाषाएं, लेकिन मूल मूल तत्व एक ही है। और सूर्य का जो संक्रमण है उससे इन सब चीजों उनका इन सब चीजों से कुछ लेना देना नहीं है कि आपके वहां भारत देश में 30 राज्य है या 32 राज्य है, तो नहीं, वो तो एक ही टाइम पर होता है और उसके अनुसार हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो सबको सारी शुभकामनाएं। तो ये जो बात कर रहा हूँ सबके लिए एक समान है, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो साउथ इंडियन हो, चाहे वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया हो, कोई भी हो, सनातन धर्मी हो।
वेस्टर्न हो, गुजराती हो, मराठी हो, राजस्थानी हो, इन शॉर्ट सनातनी हो, सबके लिए बात सही है। तो किसने तय किया? अगर कोई भी, हमारी होली ले लो, दूसरा बड़ा त्योहार दिवाली के बाद, फागुन सुद पूनम, तो हमारी सब सब हमारे त्योहार तिथि के अनुसार है। उत्तरायण क्यों नहीं? कई दिनों से, पिछले कई दिनों से, जब से उत्तरायण का थोड़ा माहौल बना है, व्हाट्सएप पर थोड़े मैसेजेस देखते हैं, बधाई एक दूसरे को सब लोग देते हैं, तो दिमाग में एक चीज घूमती रहती है कि 14 तारीख क्यों? ये 12 नहीं हो सकती, ये 16 नहीं हो सकती, ये 15 नहीं हो सकती, 14 तारीख क्यों? और उत्तरायण है तो उसके पीछे वासी उत्तरायण का क्या मीनिंग है? दिवाली के पीछे तो वासी दिवाली नहीं मनाते हैं, होली के पीछे वासी होली नहीं होती है। तो त्योहार एक ही होता है, उसके पीछे वासी कैसे होगा? ये बिल्कुल सोच के बाहर है ये सब। तो क्या मतलब होना चाहिए, जो मैं थोड़ा बहुत समझ रहा हूं। सबसे पहले, उत्तरायण, दक्षिण आयन से सूर्य उत्तर आयन में जाने की जो प्रक्रिया करता है, जो जाता है, उसको उत्तर आयन संक्रमण सूर्य का बोलते हैं। उसका दूसरा नाम है मकर संक्रांति। तो उत्तरायण ही नहीं, उसके साथ मकर राशि में भी सूर्य का परिभ्रमण उसी समय होना चाहिए। उसके लिए सेम डे को हम लोग मकर संक्रांति भी बोलते हैं, मकर राशि में सूर्य का परिभ्रमण। और सूर्य हर एक राशि में, आप सबको पता है कि 1 महीने तक रहता है हर एक राशि में। तो यहां पर दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आता है कि अगर अधिक मास आ गया तो सूर्य 1 महीना ही रहता है हर एक राशि में, तो फिर अगेन कंक्लूजन इज सेम कि आपका उत्तरायण का त्योहार दिसंबर या फरवरी में क्यों नहीं चला जाता? अधिक मास दर 4 साल बाद आता है, जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए, और लॉजिक है तो वो हिंदू धर्म के कैलेंडर के अनुसार होना चाहिए, नहीं कि वेस्टर्न कल्चर या वेस्टर्न धर्म के कैलेंडर जो हम लोग 14 जनवरी मनाते हैं। मेरी सोच, मैंने कहीं पर ये पढ़ा नहीं है, आज सुबह की बात ले लो कि मेडिटेशन में बैठा था, थोड़े थोड़े ख्याल आए, बस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसका कोई प्रमाण नहीं है आज मेरे पास, लेकिन जो मेरे सामने आज मैंने देखा, बस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इस साल की जो उत्तरायण है, उत्तरायण मीन्स क्या है? सबसे पहले सूर्य का मकर राशि में होना, उसके साथ वो पर्याप्त नहीं है सूर्य का मकर राशि में जाना, कोई भी राशि में नक्षत्र होते हैं, एटलीस्ट 3 नक्षत्र होते हैं कोई भी राशि में। कर्क राशि ले लो, वृश्चिक, कोई भी राशि ले लो, 3 नक्षत्र होते हैं। तो मकर राशि में जब आद्य नक्षत्र होता है, उस टाइम पर उत्तरायण का महत्व होता है। मकर राशि में जब आद्य नक्षत्र आता है, तभी उत्तरायण का पर्व मनाना जाना चाहिए। और इस बात तो काफी सारे, मुझे, मेरा एक फ्रेंड है इंडिया में जो प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में, उसने मुझे काफी सारे मैसेजेस भेजे कि मकर राशि, आद्य नक्षत्र और उसके साथ चतुर्दशी तिथि, इन तीनों का संयोग क्या देता है? चतुर्दशी तिथि अच्छी है, चलो मान लिया, वो सब ठीक है, लेकिन मकर राशि में जब आद्य नक्षत्र होता है और सूर्य जब उत्तर आयन में प्रवेश करता है, उस टाइम ऐसा बोला जाता है कि आपको ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, आपको खूब सारा दान करना चाहिए, गाय बछड़े को खिलाना चाहिए। लेकिन जब हमारा समय ही फिक्स नहीं है, तो कुछ किस टाइम पर हम गाय बछड़ों को खिलाएं, किस टाइम पर हम प्रभु की आराधना करें, और आराधना करें तो कैसे करें? ये सब मेरे क्वेश्चन है। आराधना कैसे करें? पता है, टाइम मिल जाए, गाय बछड़ों का तल या तिल से बना हुआ कुछ भी, गुड़ और तिल से बना हुआ कुछ भी हम खिलाएंगे, वो भी ठीक है, दान धर्म पूजा सब, लेकिन उसके लिए टाइम फिक्स होना चाहिए, वो सनातन धर्म के अनुसार होना चाहिए। एक बात यहां पर ऐड करना चाहूंगा। जब आपने देखा होगा कि अधिक मास आता है, तो लगभग 28, 29, 30 दिन बढ़ जाते हैं, एक मास बढ़ जाता है हिंदू कैलेंडर में, प्लीज।
कार्तक, मत्सर, पोष, महा, फागुन, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादरवास, ये जो 12 महीना है उसमें 1 मास बढ़ जाता है। लगभग वो वैशाख महीने के बाद आता है, समर टाइम पर, समर के पिछले टाइम पर, लेटर समर। तो उस टाइम आपने देखा होगा कि दिवाली हमेशा, मार्क करना, कोई भी कैलेंडर उठा के देख लेना पिछले 15 साल के और 100 साल के, तो दिवाली जो है वो नवंबर के दूसरे या तीसरे वीक में चली जाएगी। और जैसे ही अधिक मास चला गया, उसके दूसरे दिन देखना, दूसरे साल देखना, दिवाली शायद मोस्ट लाइकली आपको अक्टूबर एंड में मिलेगी, 28, 29, 30 अक्टूबर, नहीं तो फिर नवंबर के पहले वीक में मिलेगी आपको, पहले 1, 2, 3 तारीख को मिल जाएगी आपको। तो अगर दिवाली पर ये इंपैक्ट करता है तो ये उत्तरायण पर क्यों नहीं करेगा? ये मेरा चौथा क्वेश्चन है। अभी तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन की बात की है। तो लॉजिक तो ये कहता है कि कुछ ना कुछ तो इंपैक्ट होना चाहिए। तो ये किसने बिगाड़ दिया पूरा तंत्र? पूरे त्योहार का जो विश्लेषण होना चाहिए, जिस तिथि पर होना चाहिए, किसने बिगाड़ दिया और क्यों बिगाड़ा? उसके पीछे क्या रहस्य है, क्या मनसा रही होगी? क्या ज्ञानी लोग नहीं थे तो फिर उनकी क्या मजबूरी रही थी कि उन लोगों ने ये एक्सेप्ट कर लिया? कौन सी 14 जनवरी, 14 जनवरी द्वापर युग में थी जो भीष्म ने 14 जनवरी चूज नहीं की थी? ये हम लोगों की डेफिशिएंसी है। हमने ये नहीं सुना, नहीं सोचा, इसकी वजह से हमारे ऊपर आक्रमण हुए, इसकी वजह से हमारे धर्म को डाइवर्ट किया गया, इसकी वजह से उसके अंदर तोड़ मरोड़ किया गया। मैं आप सबको सचेत करना चाहता हूं इस माध्यम से। आप सुनो न सुनो, आपकी खुद की राय है, लेकिन एटलीस्ट सचेत हो जाओ अपने आप के लिए, अपनी पीढ़ी के लिए, अपनी दूसरी, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए सचेत हो जाओ, नहीं तो कहीं के नहीं रहेंगे हम लोग। जो मेरी सोच है वो शायद इस तरह की ही जा रही है अभी तो, कि मानो कि अधिक मास आया, और अधिक मास भी क्या है कि जो भी हमारी तिथियां है उसमें जो भी प्लस माइनस होते हैं, उसका जो थोड़ा थोड़ा पार्ट निकल के बचता है, उसके हिसाब से, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि मानो कि एकादशी है, उसके बाद सीधी त्रयोदशी आ जाती है, 12 से ही नहीं, तो 12 गई का। तो इस तोल मोल करके जो भी होता है, उसके बाद पूरा खगोल शास्त्र है उसके पीछे, तो उसके डीप में हम नहीं जाएंगे इस बार, और मैं इतना जानता भी नहीं हूं ऑनेस्टली। तो उसकी वजह से पूरा अधिक मास बना। तो अधिक मास अप्रोक्सीमेटली हम 30 डेज का भी लेके चलते हैं, वो रफली 28-29 डेज होता है, हम 30 डेज लेके चलते हैं। ये 30 डेज है क्यों, ये एडिशनल है, अभी थोड़ा मैथ लगाते हैं उसके अंदर। ये 30 टोटल, हाउ मेनी डेज आर देयर इन द ईयर? 365, लीप ईयर्स 366, लेट्स कीप 365, 30 डिवाइडेड बाय 365 क्या आएगा? 0.08, 0.0849, समथिंग लाइक दैट। तो 0.08 दिन बढ़ जाता है रेशियो के हिसाब से। उसको हम एवरेज लाके 1 पर ला देते हैं। तो 0.08 को 1 के पास लाना है तो आप 12 से मल्टीप्लाई करो, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 0.08 ऑलमोस्ट 0.9825। सो आप एक समझ, एक पकड़ के चलो। तो 12 से मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स के 12 डेज कवर करने के लिए सूर्य की जो गति है उसको एक दिन ज्यादा लगेगा। लेकिन अधिक मास तो पूरा 30 दिन का हमने सोचा है। अभी हमने बात की 12 डेज की। 30 दिन जाने के लिए 12 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 तो 30 होगा। तो एक दिन जो वो भी मल्टीप्लाई होगा 2.5 से, तो ये 2.5 दिन का रेशियो चलता है। अभी मानो कि इस बार हमारी तिथि हिंदू तिथि के अनुसार, इस बार मानो कि जो नहीं है, मानो कि उत्तरायण, मकर संक्रांति 14 को है, तो अधिक मास होगा उस टाइम, थोड़ा पुशअप होगा, थोड़ा बैक जाएगा, तो क्या होगा? वो 2.5 दिन का डिफरेंस आएगा।
तो 14 की जगह वो 15, 16, 16.5 को हो गई अब की उत्तरायण। और उसके बाद में उल्टा सोचो, मानो कि अधिक मास चला गया और फिर से हमारी हिंदी तिथि, तो अधिक मास 2.5 दिन आगे चला जाएगा। तो उत्तरायण का पूरा समय जो मेरी सोच में आ रहा है अभी, वो 14 से 2.5 दिन पहले, तो 11:30, 12, 13, 14, 11:30 और 12 और 13 एंड 14, तो 11:30, तो 11:30, तो ये जो 5 दिन का रेशियो है उसके बीच में उत्तरायण फ्लक्चुएट होनी चाहिए। वो 14 जनवरी फिक्स कैसे की गई मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसके बीच में उसका फ्लक्चुएशन होना चाहिए, कभी 12 को हो सकती है, कभी 13 को हो सकती है, कभी 14 को भी हो सकती है, कभी 15 को भी हो सकती है, कभी 16 को हो सकती है, और 16 और हाफ को हो सकती है, और 17 को हो सकती है। तो ये इसके बीच में ये होना चाहिए। नहीं हो रहा है, क्यों समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो मैंने थोड़ा कैलकुलेशन आज मैंने बताया कि मेडिटेशन में जो स्टेप चल रहा था, वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ अभी आज। कहीं पर मैंने पढ़ा नहीं है, कहीं पर देखा नहीं है, कहीं पर उसका कैलकुलेशन मैंने नहीं देखा है, लेकिन मेरी सोच यहां तक जा रही है अभी। शायद कुछ मिलेंगे तो दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा, कभी कुछ ऐसा मिला तो। दूसरे वीडियो में नहीं, टाइम आएगा तब, लेकिन अभी तो कुछ नहीं मिला है। और ये बात तो आप जो 3-4 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे, तो आप लोग कन्विंस तो होंगे कि जो है, जो सोच है वो सही है, क्वेश्चन सही है। ओनली थिंग इज वी नीड टू फाइंड द प्रॉपर आंसर विथ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर प्रूफ। तो ये एक सोच है। अभी दूसरी बात ये हुई, तो हमें किस टाइप की आराधना करनी चाहिए। ये एक्चुअली एक युगों पुरानी बात है। मैंने बोला था कि थोड़ी माइथोलॉजिकल बात करेंगे, थोड़ी स्पिरिचुअल बात भी करेंगे, उसके अंदर थोड़ी साइंटिफिक बात भी करेंगे। अभी मैं आता हूं माइथोलॉजिकल बात पर। तो युगों पुरानी बात है, सब ऋषि मंडल एक होके, आप देखते हैं आकाश में सप्तर्षि है, उनको भी शायद पता होगा, लेकिन सब ऋषि मंडल एक होके सूत जी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपने ये तो बता दिया कि उत्तरायण का और मकर संक्रांति का जो जो महत्व है ये वो सब, लेकिन आराधना क्या करे उसमें, कौन से भगवान की आराधना करे, विष्णु की करे, ब्रह्मा की करे, शिव जी की करे, इंद्र की, किसकी आराधना करे, ये तो आपने गणपति गणेश जी की करे, कि आप तो आपने बताया ही नहीं। और सूत जी बोलते हैं आपको प्रणव की आराधना करनी है। और सूत जी ने प्रणव का पूरा मतलब निकाला। प्रणव क्या है? प्रणव वो ओमकार है, ओमकार की आराधना करनी है। अभी प्रणव ओमकार कैसे हुआ? तो प्र नाम से प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर, और नव मीन्स नाव। प्र नाम से प्रकृति से उत्पन्न हुए, प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर की नाव को पार करने वाला प्रणव। ये सूत जी का विश्लेषण प्रणव के लिए है। और इसीलिए सूत जी ने कहा कि ये प्रणव की जो संज्ञा है वह एक्चुअली ओमकार से उत्पन्न होती है, और ओमकार को प्रणव की संज्ञा दे दी गई है। पुराणों में कहीं पर यह भी लिखा है कि प्रणव का जो मीनिंग है वो प्र मीन्स प्रपंच, न मीन्स नहीं, और व मीन्स तुम लोगों के लिए। इस दिन सही टाइम पर, उत्तर आयन में सूर्य के प्रवेश के सही टाइम पर जो आराधना करता है, वहां कोई भी प्रपंच के बिना वो साधक मोक्ष को प्राप्त होता है। साफ लिखा है भगवान ने, साफ लिखा है पुराणों में कि कोई भी प्रपंच के बिना वो आत्मा मोक्ष की तरफ प्रयाण करता है। मीन्स जो भी आप ओंकार का उस समय जाप करते हो, उसका कई गुना ज्यादा, मैं 100 गुना 1000 गुना नहीं बोलूंगा, कई गुना ज्यादा फल, क्योंकि ये मोक्ष तक की बात हो जाती है अभी, ये फल की प्राप्ति होती है। दूसरा एक उसका भाव ये भी है कि प्र मीन्स प्रकक्षेण, न मीन्स नयत, व मीन्स युष्मान, मोक्षम इति वा प्रणवः, मोक्षम इति वा प्रणवः।
अर्थात यह तुम सब उपासकों के बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। यही बात हुई जो मैंने आप आगे कही, बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। दैट मीन्स कि इस बार की गई आराधना, ओमकार की आराधना, ये आपको बलपूर्वक मोक्ष तक मीन्स आपके पिछले कर्मों के फल को नष्ट करते हुए आपको मोक्ष के द्वार तक पहुंचा देगा। ये इसका महत्व है। और इतना अलौकिक महत्व हमने एक डेट, फिक्स डेट के साथ जोड़ दिया जो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन किया हमने। इसमें से निकलना है, सत्य को जानना है और सत्व तत्व को जान के आगे चलना है। ठीक है, आगे सूत जी बताते हैं कि ये जप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासकों के समस्त कर्मों का नाश करके यह उन्हें दिव्य नूतन ज्ञान देता है। जब सूर्य दक्षिणायन में जाता है तो वो अंधकार का समय माना जाता है, और आप देखो दिन छोटे हो जाते हैं उस टाइम। जुलाई 21 22 टू दिसंबर 20, दक्षिणायन में सूर्य का परिभ्रमण रहता है, उस टाइम दिन छोटे हो जाते हैं, तो वो जलचर राशि बोली जाती है। और ये जो होता है, दिन ज्यादा बड़ा होने लगता है, ये ऊर्जावान, मैं वातावरण की बात करता हूं, उस टाइम में पूरे ब्रह्मांड की बात करता हूं, तो पूरे ब्रह्मांड में, सिर्फ पृथ्वी पर नहीं, पूरे ब्रह्मांड में एक सत्व ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। आपकी सोच सकारात्मक होने लगती है। ये सोच सकारात्मक कैसे होगी, उसमें भी काफी सारे साइंटिफिक टर्म्स भी जुड़े हुए हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद। ओमकार का, ओमकार की बात निकली है, तो एक थोड़ी आगे बात कर लेते हैं कि वेद और आदि में संध्या की उपासना के लिए भी ओमकार का उच्चारण करना चाहिए। और भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु से कहा था कि मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओमकार के रूप में प्रसिद्ध है और वही मंगलकारी है। तभी आप ओमकार को शिव तत्व समझ लो, यही ओमकार को आप विष्णु तत्व समझ लो, यही ओमकार को ब्रह्म तत्व समझ लो, तीनों एक ही है। और इसीलिए संस्कृत का एक श्लोक है, आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरात् सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। जैसे आकाश से गिरा हुआ पानी बाद में कहाँ जाता है, अंत में समुद्र में जाता है, नदी नाले सबसे बहते हुए अंत में समुद्र में जाता है। आकाशात् पतितं तोयम, तोयम मीन्स पानी, आकाशात्, आकाश से गिरा हुआ पानी, आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरात् सर्वदेव नमस्कारम, सर्वदेवों को किया हुआ नमस्कार, केशवम प्रति गच्छति, केशवम यहाँ एक रूपक है, वहां शिव लगा दो, ब्रह्मा लगवा दो, भगवान विष्णु की ओर, ओमकार की ओर जाता है इन शॉर्ट। तो ये ओमकार तत्व का, हाँ, ओमकार तत्व की साधना, ये उत्तरायण मकर संक्रांति पर्व का, ये उस दिन करनी चाहिए। ठीक है, प्रणव के अ, उ और म, इन तीनों अक्षरों से जीवा और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होता है। तो ये ब्रह्म तत्व भी हो गया, मैंने शिव तत्व की बात की, मैंने विष्णु तत्व की बात की, ब्रह्म तत्व की बात हो गई। और इस बार जो मेरी समझ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 15 जनवरी रात को 12:58, 58 मिनट्स, मीन्स एक्चुअली 16 जनवरी अर्ली मॉर्निंग, 1 बजे ले लो आप, को ये 3 महासंग्राम होते हैं। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना, आद्य नक्षत्र और चतुर्दशी। इसलिए इसका महत्व थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि चतुर्दशी पड़ती है। आगे दो का तो है ही, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है उस टाइम आद्य नक्षत्र होना चाहिए ये जाप के लिए, और चतुर्दशी 20 बार पड़ती है, काफी सालों बाद ऐसा होता है। तो ये ओमकार का महत्व इससे बढ़ जाता है। क्वेश्चन ये भी होगा कि सूर्य को दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करने के लिए कितना समय चाहिए होता है। इसका भी हमारे पुराणों में यथार्थ विस्तृतीकरण है।
जनरली वो 26 आवर्स जैसा है, अप्रोक्सीमेटली इतना टाइम चाहिए, 25 आवर्स सॉरी, एक दिन से थोड़ा ज्यादा। और इस बार जो हो रहा है, मैंने जो बताया वो 16 जनवरी रात को 12:58 अप्रोक्सीमेटली 1 बजे से 17 जनवरी अर्ली मॉर्निंग रात को 2:09 या 10 तक ये सूर्य का परिभ्रमण रहेगा, मकर राशि, आद्य नक्षत्र और चतुर्दशी। अभी आप मुझे बताओ कि उत्तरायण 14 को कैसे हुई। थोड़ा समझ के बाहर जा रहा है मेरी, तो मैं इसके ऊपर क्यों भार दे रहा हूं। मानो कि कोई बोलते ही चलो भाई 14 को कर ली, ठीक है करो, साइंटिफिकली बात करते हैं अभी, थोड़ी मैथोलॉजिकल आध्यात्मिक बातें कर ली, साइंटिफिकल बात करते हैं। उत्तरायण पर हम करते क्या है, टेरेस पर जाते हैं, काइट्स फ्लाइंग, क्यों पतंग उड़ाते हैं। पतंग का धागा जो आपके हाथ में होता है और पतंग, आप देखना सूर्य का उदय पूर्व दिशा से होता है, पूर्व दिशा से सूर्य का उदय होता है, उसके एग्जैक्टली 30 डिग्री टू 50 डिग्री के बीच में पवन की गति रहती है। इस दिन पवन की गति रहेगी तो आपकी जो काइट है, पतंग है, वो उसी दिशा में जाएगी। सूर्य के किरणों आपके काइट के ऊपर फिर जाके रिफ्लेक्ट होके डोरी के द्वारा आपके हाथ में, आपके बॉडी में आएंगे। और आपकी नजर कहां रहेगी, कोई भी पतंग उड़ाता है तो उसकी नजर पतंग के ऊपर रहती है। जब तक वो पतंग जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, वो कंटिन्यूअसली अपनी पतंग को देखता रहता है, दैट इज वन काइंड ऑफ मेडिटेशन। तो आप अनजाने में ही आप मेडिटेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। उस टाइम आपको बहुत कम बाहर के ख्याल आते हैं एक्सेप्ट आपकी काइट, एक मेडिटेशन हो गया। दूसरा, ये जो एंगल है सूर्य, मैंने बोला 30 to 4 एक्चुअली 45 डिग्री का एंगल है, अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 35 to 50 डिग्री के बीच में रहता है पवन की दिशा के अनुसार जनरली। तो 45 पकड़ के चलो, ये सूर्य की किरणें वहां होगी जो आपके ऊपर आती है, वो आपको मैक्सिमम विटामिन डी प्रोवाइड करती है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर सुबह 7:30 से 11:30 4 घंटा और दोपहर को 2:30 से 6:30 4 घंटा आप काइट फ्लाइंग करते हैं तो नेचुरली टेरेस पर रहेंगे, सूर्य की सीधी किरण आपके अंदर आती है, पूरे साल में 100% कह सकता हूं आपको विटामिन डी की टैबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी इंडियंस है वो इमिग्रेट होके यहाँ पर आए हैं, यूएस में है, कनाडा में है, जो भी कोल्ड कंट्रीज में है, यहाँ पर भी टेम्परेचर बाहर -10 है, तो काइट फ्लाइंग की तो बात ही छोड़ दो, नहीं हो सकता। तो हम बाहर जा ही नहीं सकते, सनलाइट ले नहीं सकते। तो हम लोग को यहाँ पर डेफिशिएंसी सबको 55 के बाद चालू हो जाती है विटामिन डी की, मोस्टली लोग टैबलेट्स लेने लगते हैं। इंडिया में देखो 90 साल का आदमी भी टैबलेट नहीं लेगा, क्यों? क्योंकि 90 साल में से मुझे नहीं लगता कि एक भी उतरन उसने छोड़ी होगी टेरेस पर जाए बिना। तो ये 2 दिन उत्तरायण और वास्ती उत्तरायण का जो समय है, ये जो 2 दिन है उसमें 4 घंटा सुबह, 4 घंटा शाम को, 8 घंटे, 2 दिन के 16 घंटा हो गए। 16 घंटा आप टेरेस पर रहते हो, विटामिन डी की इतनी पूरी मात्रा में आपने संग्रह कर लिया आपके बॉडी के अंदर कि पूरे साल, उसके बाद अगर आपको विटामिन सूर्य प्रकाश न भी मिले, विटामिन डी, नेचुरल विटामिन डी, तो भी आपकी बॉडी सरवाइव कर सकती है। और इसीलिए इंडिया में काफी कम लोग, मैंने देखा ही नहीं है शायद किसी को, कि जो विटामिन डी और विटामिन डी जो आप लोग बोलते हैं उसकी टैबलेट लेते हो, लेकिन यहाँ पर डेफिशिएंसी जरूरत है। क्यों? ये दूसरा, क्योंकि यहाँ पर हम काइट फ्लाइंग नहीं करते, यहाँ कल्चर ही नहीं है। और ठंड, फ्लोरिडा में शायद ठंड नहीं है लेकिन कल्चर नहीं है। और होगा, मानो कि काइट फ्लाइंग हम इंडियन सब लोग मिलके करते हैं फ्लोरिडा साइड, लेकिन वो 1 घंटे के लिए होता है, उससे कुछ नहीं होता है। तो जो विटामिन डी हमें काफी भरपूर मात्रा में 2 दिन, ये उत्तरायण का महत्व साइंटिफिकली ये है कि विटामिन डी की पूरी एफिशिएंसी आपके बॉडी के अंदर संग्रहित हो जानी चाहिए। अभी आप मुझे बताओ कि हमारी डेट ही फिक्स नहीं है, तो किस तरह से हम इसका एडवांटेज ले सकते हैं? हम नहीं ले सकते, उसके लिए भी ये डेट का फिक्स
नहीं होना और हिंदू शास्त्र हिंदू तिथि के अनुसार उत्तरायण का पर्व मनाया जाना काफी महत्वपूर्ण है। एक बात मेडिटेशन की हो गई। मेडिटेशन से क्या होता है, आपकी एकाग्रता बढ़ जाती है। आपने देखा होगा काफी सारी बार पूरे साल कुछ ना पढ़ने वाले उत्तरायण के टाइम दिसंबर से काइट फ्लाइंग करने वाले पीछे जाके मीन्स आगे जाके, कि मैं छोटे बच्चों की बात करता हूँ जो तीसरे चौथी कक्षा में पढ़ते हैं, 8 9 10th में जाते हैं, थोड़ी सिंसियरिटी बढ़ती है और आप नहीं मानेंगे दे आर डूइंग अमेजिंगली गुड। क्यों, कहां से आ गया इतना पावर? वो मेडिटेशन के हिसाब से उसके अंदर उसने ऑलरेडी ग्रास्प कर रखा था। जब समय आया बाहर निकला, रिजल्ट नहीं मिल गया। तो ऐसा नहीं है कि हम सबको बस जब भी समय मिला टाइम काइट फ्लाई करनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट ये 2 3 दिन जितना हो सके करना चाहिए। उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। आप मेडिटेशन करते हो किस टाइम पे? उत्तर आयन में सूर्य का परिभ्रमण, और मैंने जैसे बताया कि वातावरण में ब्रह्मांड में ऊर्जा बढ़ जाती है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है। आपका मेडिटेशन पॉजिटिव एनर्जी प्लस मेडिटेशन आपको मेडिटेशन की भी एक कक्षा पर ले जाएगा। किसी की काइट काटते हो तो आप एकदम खुश हो जाते हो, उल्लास से चिल्लाते हो, तो आपके ये जो पॉजिटिव ऊर्जा आपने 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 आपके अंदर भरी है उसमें इजाफा होता है। तो ये पूरे त्योहार जो भी सनातन धर्म में जो भी त्योहार, उसके पीछे कुछ ना कुछ सॉलिड साइंटिफिक रीजन है। बस ये बात जरा ढूंढ निकालने की है कि ये टाइम थोड़ा फिक्स हो जाना गलत है। उसको तिथि के हिसाब से चलना चाहिए जो हमारे दूसरे त्योहार चलते हैं। जब अधिक मास नहीं होगा और अधिक मास के बाद फर्स्ट जो होगी, तो मैंने जो बताया मेरी समझ से तो उत्तरायण इस बार 15 और 16 को होना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि उत्तरायण के बाद वासी उत्तरायण, मैंने शुरू में एक क्वेश्चन किया था कि वासी उत्तरायण क्यों बोलते हैं हम लोग उसे वासी उत्तरायण का पर्व इसलिए है कि जैसे मैंने बताया कि सूर्य को उत्तर आयन में गमन करने के लिए उनकी जो परिक्रमण है उसमें 25 घंटे अप्रोक्सीमेटली लगते हैं। अभी ये 25 घंटे कुछ भी हो सकते हैं। इस बार मकर राशि आद्य नक्षत्र ये सब रात को स्टार्ट होता है, मानो कि वो दोपहर को 3 बजे स्टार्ट होगा, तब क्या होगा? तो क्या आप 3 घंटे काइट फ्लाई करके बंद कर देंगे? नहीं, दूसरे दिन भी आपको उसका एडवांटेज लेना है। उसके लिए उत्तरायण के बाद वासी उत्तरायण है। दूसरे दिन भी आपको विटामिन डी का एडवांटेज लेना है, मेडिटेशन का एडवांटेज लेना है, आपकी एकाग्रता बढ़ाने का एडवांटेज लेना है। उसके हिसाब से ये वासी उत्तरायण, ये मेरी समझ है। मैंने कभी नहीं दिया, लेकिन आज मैं आपको मेरा ईमेल आईडी दे रहा हूं दर्शकों को। अगर आपको ठीक लगे और कोई क्वेश्चन हो, मेनली क्वेश्चन का आंसर मैं जहां तक हो पाएगा दे दूंगा, लेकिन अगर आपको मिल जाए कि उत्तरायण की सही तिथि क्या होनी चाहिए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए प्लीज मुझे ईमेल करें। D for Danny, I for India, P for Peter, U for Umbrella 17370 @yahoo.com। आप मुझे ईमेल कर दीजिए इसके बारे में। थैंक यू सो मच। ओम शांति। हैप्पी उत्तरायण, हैप्पी पोंगल, हैप्पी लोहरी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यस। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू शांति। शांति। दर्शकों अगर दर्शकों अगर अच्छा लगा लाइक करें, लाइक करें 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 और और आपका आपका फ्रेंड्स को भेजें। भेजें। हैप्पी उत्तरायण, हैप्पी मकर संक्रांति।